शब्दों से ही हमारा ताना बाना बुना जाता है, शब्द से ही हमारी पहचान होती है और शब्दों से ही इंसान की इंसान को हम एक मूर्त रूप देते हैं। शब्द से ही हमारी शुरुआत होती है और शब्द से ही सांसें थमती हैं। शब्द सिर्फ कुछ अक्षर ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा समंदर होता है। आज हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने जिन्हें जिनकी शुरुआत तो बूंद से हुई, लेकिन वो स्वयं में आज सागर है। हमारे बीच अजामिल व्यास जी हैं, जो जिन्हें हम कवि कहें, साहित्यकार कहें, एक थिएटर आर्टिस्ट कहें, पेंटर कहें या सिंगर कहें, एक जर्नलिस्ट कहें, तो ऐसी कोई सामाजिक अच्छी या कह लें कि जानी पहचानी वो विधा जिसके लिए हर एक व्यक्ति ललायित होता है, जहाँ पर जिज्ञासा और ज्ञान उभरता है, ऐसी शख्सियत का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं अजामिल जी हमारे पॉडकास्ट में। जी, धन्यवाद। हम उस बूंद को भी जानना चाहेंगे आज और उस समंदर को भी देखना चाहेंगे जी, और हमारी व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे ये जो नाम प्रयागराज से जुड़ा है, जो इलाहाबाद से जुड़ा है, वो सफ़र की शुरुआत कैसे हुई और इस मुकाम को हासिल करने के बाद क्या आज भी कुछ जिज्ञासाएं हैं जानने की, या अब ये होता है कि अब लोगों को दिया जाए और देकर आगे बढ़ा जाए। क्योंकि हमारे साथ ये जो किताबें जो दिख रही हैं, हमको लगता है ये किताबें बहुत कम हैं जो यहाँ पर सजोकर आपने रखा है। इससे कहीं ज़्यादा किताबें आपने अपने अंदर समाहित किया हुआ है। तो उस सारे चीज़ों को तो नहीं, लेकिन हम सार पर बात करेंगे और उस सार से जानेंगे कि ये जो अजामिल जी की शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई, क्या क्या आपने किया, और आने वाली पीढ़ियों के लिए खासकर जो सबकी एक चीज़ हर एक व्यक्ति अपने आप को बनाता है तो भविष्य के लिए कुछ न कुछ देकर जाता है। तो ऐसा क्या आप में अपने पास से गेन किया और भविष्य को आप देने के लिए तैयार हैं? जी। आपकी जिज्ञासाएँ बहुत ही अच्छी जिज्ञासाएँ हैं। आमतौर पर लोग मुझसे इसी तरह के सवाल करते हैं और जैसा कि आपने कहा कि एक बूँद सचमुच एक बूँद से ही शुरू होता है सब कुछ, पूरी यात्रा वहीं से शुरू होती है और मैंने भी एक बूँद से ही शुरू किया। शुरुआती दौर में मेरे पिता स्वयं एक बहुत अच्छे कवि थे और उनकी कविताएँ देश के तमाम समाचार पत्रों में और पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती थी। वो बहुत अच्छे नाटककार थे, नाटक लिखते थे वो। तो सच पूछिए तो वो जो चीज़ थी मेरे भीतर अब मेरे पिता के माध्यम से ही मेरे भीतर आई और मैं कहूँगा कि पापा ये चाहते थे कि मैं डॉक्टरी पढ़ूँ क्योंकि मेरे पिता डॉक्टर थे। लेकिन जिस दिन मैंने क्लास में पहली बार मेडल पकड़ा, वो मुझसे मेरी पकड़ में नहीं आया और मुझे लगा कि ये काम मेरे बस का नहीं है। तो मैंने अपने पापा से कहा कि पापा मैं ये काम मैं नहीं कर पाऊँगा, ये मेढक मैं पकड़ नहीं पाता हूँ और इसको चीरना-फाड़ना तो मैं और भी नहीं कर पाऊँगा। तो बड़े उदार थे मेरे पिता। मुझसे कहने लगे कि बेटा तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो करो। लेकिन तुम ये ध्यान रखना कि तुम्हें जो भी काम करो उसके शिखर पर पहुँचना है, तब तुम थोड़ा ऊँचाई प्राप्त कर पाओगे। तुम पहले से ही तय करके जाओगे कि हमें थोड़ा-सा ऊपर जाना है, तो तुम बिल्कुल ऊपर नहीं उठोगे। इसलिए तय करो कि तुम्हें शिखर तक पहुँचना है, सबसे ऊँचाई प्राप्त करना है। तो मेरे मन में ये बात घर कर गई। उस ज़माने में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब डेथ हुई, तो मैंने एक छोटी-सी कविता लिखी। सबकी तरह वो मेरे भी चाचा थे, मैं उन्हें चाचा नेहरू ही कहता था। वो ये तो बड़ा होने के बाद मैंने नेहरू जी को जब समझा,
तो नेहरू जी के और बहुत सारे आयाम उनके व्यक्तित्व के मेरे सामने खुले। बहुत सारी बातों से मैं सहमत हुआ, बहुत सी बातों से असहमत हुआ। लेकिन ये सच है कि पहली कविता मैंने उन्हीं के ऊपर लिखी थी और वो दैनिक जागरण में प्रकाशित हुई थी। उसने मुझे बूस्ट किया और मेरे अंदर ये हिम्मत पैदा की कि मैं लिख सकता हूँ। बस इतनी ही हिम्मत आई मेरे भीतर कि मेरे दिमाग ने कहा, मेरे दिल ने कहा कि मैं लिख सकता हूँ। मेरे पिता ने भी उसकी तारीफ़ किया, कुछ और हमारे अध्यापकों ने भी कहा कि नहीं तुमने बहुत अच्छा लिखा है। तो बूँद वहाँ से फैलना शुरू हुई। मैं बूँद को पानी की बूँद न कह कर के तेल की एक बूँद कहता हूँ, जो एक कागज़ के ऊपर गिरी तो उसने धीरे-धीरे फैलना शुरू कर दिया। वो उसके ऊपर फैलती चली गई। ये बात तो सही है कि जैसे कहा गया है कि जर्नी ऑफ 1000 माइल्स हाँ। बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। हाँ। तो आपने पहला जो आपने कदम बढ़ाया, बस बस कहीं न कहीं आपके पिताजी का बहुत बड़ा योगदान। पिताजी का पिताजी का बहुत बड़ा हाथ। जैसे रिसेंटली हम लोगों ने एक मूवी देखी थी, थ्री इडियट्स। उसमें यही था कि लोग जो है भीड़ के पीछे भाग रहे थे। हाँ। तो उसमें कैरेक्टर थे, आमिर खान का कैरेक्टर था जो इंस्पायर करता है अपने फ्रेंड्स को कि डू व्हाटएवर यू लव टू डू। वो करो जिससे तुम प्यार करते हो। और आपने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया और ये बहुत सारे युवा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जिस एरा में हम लोगों ने जिया वहाँ पर कुछ ऐसी नौकरियाँ थी, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, यही 4-5 ये 4-5 चीज़ें जो थी उसमें हम भी उसी में शामिल हैं। पिताजी की जैसे आपकी तमन्ना थी कि डॉक्टर बने, सेम हमारे मेरे पिताजी की तमन्ना थी कि मैं डॉक्टर बनूं। मेरा बिल्कुल मन नहीं था। सेम सर मेरे साथ भी हुआ। है ना? पिताजी की इच्छा थी कि डॉक्टर बनूं, हाँ। लेकिन हम भी फॉर्चुनेटली डॉक्टर नहीं बन पाए। अनफॉर्चुनेटली नहीं कहूँगा, और सही बात है कि वो बहुत फॉर्चुनेट मोमेंट था आपके लिए कि जहाँ पर आप अगर शायद उस मेंढक को पकड़ लेते, हाँ। आज ये जो जो किताबों की साहित्य के करीब में नहीं जाता। हाँ, हाँ। साहित्य से बहुत अछूते रह जाते। हाँ, दूर रह जाता उससे। क्योंकि मेडिकल साइंस और साहित्य का कोई कोई छोर और एक मिलन नहीं है कहीं से। हाँ, ये बात बसता तो ही है। नहीं। हाँ। सर लेकिन बहुत सारे वेरिएंट आपके लाइफ में रहा है, बहुत सारी चीज़ें हमने जाना कि आप सिर्फ साहित्यकार नहीं हैं। अमूमन ऐसा होता है कि लोग सिर्फ साहित्य तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन मैंने आपके बारे में जो जाना है, सुना है, वो ये भी जाना कि आप एक बहुत अच्छे क्रिटिक्स हैं। कहीं मैंने ये सुना है कि शब्दों जो बोलते हैं वो बुज़दिल होते हैं, जो बोलते हैं वो कायर होते हैं, लेकिन जो नहीं बोलते हैं वो पूरी तरह से डेड होते हैं। तो चूंकि आप बोलते हैं, क्रिटिक्स की एक जो भूमिका रही है, जो लोग सोचते हैं क्रिटिसिज्म इज़ अ बैड हैबिट, लेकिन मुझे जो लगता है कि जैसे एक कहावत है कि निंदक नेरे राखिए, तो उसमें जो जैसे आपको लोग कहते हैं कि यू आर अ क्रिटिक्स, तो कैसा लगता है जब आपको लोग क्रिटिक्स के तौर पर देखते हैं? क्रिटिक तक होने की एक लंबी यात्रा हमने किया है और मुझे लगता है कि क्रिटिक वही हो पाता है जिसके पास जीवन के अनुभव हो, अनुभूतियाँ हों और जिसने काफ़ी अध्ययन कर रखा हो, पढ़ा हो। तो ये काम मुझे अपने पिता से मिला। पापा प्रोत्साहित करते रहे, मैं पढ़ता लिखता रहा। किताबों से मुझे शुरू से ही बहुत प्यार था, तो मैं पढ़ता रहा और पढ़ते-पढ़ते एक दिन मुझे ये लगा, इस बात का आभास हुआ मुझे कि मैं सोच सकता हूँ। क्रिटिक को सबसे पहले यही सोचना चाहिए कि क्या वो सोच सकता है? कोई नई बात सोच सकता है? ये जो अभी आपने कहा कि क्रिटिक होना एक बुरी आदत है। ये बुरी आदत तब है जब आपकी नीयत में खोट है। अच्छे क्रिटिक की नीयत में खोट नहीं होता। अगर नीयत आपकी पवित्र है तो आपका क्रिटिक होना समाज के हित में है। लेकिन जिस दिन आपकी नीयत में खोट है, आप चाहते हैं कि सामने वाले का नुकसान हो जाए, सामने वालों को कुछ बनने ना पाए, उसका विकास ना होने पाए, वहाँ खोट पैदा होता है और वहाँ पर आपका क्रिटिक होना समाज के लिए अहितकारी हो जाता है।
वो नुकसान पहुँचाता है। तो मैं वैसा क्रिटिक नहीं बनना चाहता था। मैं आपको बहुत संक्षेप में ये बात बताऊँ कि मैंने जो शुरुआत की अपनी ज़िंदगी की, वो बच्चों के लिए लिखने से शुरू किया। मैंने बच्चों के लिए कहानियाँ लिखी, बच्चों के लिए कविताएँ लिखी, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी सीमा वहाँ पर यही है। मैं बच्चों के लिए सोचता था, बच्चों के लिए पढ़ता था। और मैंने कहीं ये भी पढ़ा था कि जिस साहित्यकार ने, जिस लेखक ने बच्चों के लिए नहीं लिखा, उसने दुनिया के लिए भी कुछ नहीं लिखा। बच्चों के लिए लिखना बहुत ज़रूरी है। दुनिया के सारे बड़े-बड़े लेखकों ने बच्चों के लिए पूरी शिद्दत से लिखा है, पूरे मन से लिखा है, और तभी वो इतने बड़े लेखक बन पाए। तो हमने अपने भीतर के बच्चे को मरने नहीं दिया। हमने कहा नहीं, वो होना चाहिए मेरे भीतर। मैंने कहानियाँ लिखी बच्चों के लिए, बहुत सारी कविताएँ लिखी। ये मेरी शुरुआत थी, विनम्र शुरुआत थी वहाँ से। उसके बाद फिर कहानियाँ लिखने का मुझे शौक रहा। कहानियाँ भी लिखी, बड़ों के लिए कविताएँ भी लिखी, और एक तरह का वातावरण बना मेरे पक्ष में। साहित्य के क्षेत्र में मेरे पक्ष में एक वातावरण बना, और लोगों ने इस बात को स्वीकार किया, कहा कि तुम लिख सकते हो, तुम लिखा करो। ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था मेरे लिए। और मुझे लगा कि कोई अगर आदमी किसी को इतना भी कह दे कि तुम लिख सकते हो, या कोई ये कह दे कि तुमने बहुत अच्छी कविताएँ लिखी हैं, तो मुझे अपनी और कविताएँ सुनाना, तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट ये तो, इसके आगे नोबेल पुरस्कार भी नहीं है। नोबेल पुरस्कार भी अगर मिलता है, तो उससे बड़ा पुरस्कार ये है कि कोई मुझे सुनना चाहता है। आपने बिल्कुल सही बात कहा ये, कि बोलना जो है, और लिमिट में बोलना, ये बहुत अच्छी कला जो जानता है वही क्रिटिक हो पाता है। लेकिन जो बोलता नहीं है और समय पे नहीं बोलता, वो गूंगा होता है। वो गूंगा है, वो क्रिटिक तो, वो तो क्रिटिक हो ही नहीं सकता। आज जैसे सर वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, चाहे हम घर परिवार की बात करें, युवाओं की बात करें, खासकर क्योंकि हमारा फोकस रहता है कि हम युवाओं के लिए कुछ करें, और साथ ही साथ जो देश के हालात हैं, चाहे वो जियोपॉलिटिकल कह लीजिए, चाहे वो आंतरिक चीज़ों को बात करें, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि क्रिटिसिज्म होना एक बहुत ज़रूरी पार्ट है, और लोग आज की डेट में मुखर होकर बोल भी नहीं पा रहे हैं? क्रिटिसाइज करना तो बहुत दूर की बात है, मुखर होकर लोग विरोध भी नहीं कर पा रहे या अपनी बातों को कह भी नहीं पा रहे। ये सहजता से इनको अपनी बातों को कहना चाहिए। हुँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये हर समय में ये बात हुई है कि बोलने में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हमेशा हड़पने की कोशिश की गई, और लोगों को चुप करा करके लोग विजेता महसूस करने लगे। हमने फलाँ को चुप करा दिया, अब मैं विजेता हूँ। सच तो ये है कि विजेता वो है जो दूसरे को आमंत्रित करता है बोलने के लिए। हमारे देश में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमले हो रहे हैं, ये बहुत दुखद है। लेकिन वो देश या वो व्यक्ति कभी तरक्की कर भी नहीं सकता जिसके सामने प्रतिपक्ष नहीं है, जिसके सामने विरोध की आवाज़ नहीं है। उसकी आवाज़ को कौन सुनेगा? इसलिए विरोध की आवाज़ बहुत ज़रूरी है। मैं क्रिटिसिज़्म से व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल नहीं घबराता। अगर कोई मेरा क्रिटिसाइज़ मुझे करता है, तो मुझे लगता है कि ये मुझ पर कम से कम ध्यान तो दे रहा है, मेरी बात को सुन तो रहा है ध्यान से, है ना? हमारे ड्रामा के क्षेत्र में क्रिटिसिज़्म अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती। मैं पहले बहुत क्रिटिसाइज़ करता था ड्रामे को, थिएटर को बहुत क्रिटिसाइज़ करता था। ये क्रिटिसिज़्म मेरा बैलेंस तब हुआ जब मैंने खुद नाटक किए, और मुझे लगा कि बाप रे! इतनी मेहनत के बाद कोई नाटक मंच पर आता है, और मैं 2 लफ्ज़ों में उसे कैंसल कर दूँ, ख़ारिज कर दूँ, कि कह दूँ कि तो बिल्कुल बेकार नाटक है। ना, ये पाप है। ये मेरी दृष्टि में ये पाप है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। हमें बहुत ध्यान से देखना चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई कि आलोचना जो है सिर्फ अभिव्यक्ति ही ना होकर एक व्यक्ति की जो है आइडेंटिटी भी होती है, हाँ।
कि अगर हम किसी चीज़ को नहीं करते हैं या हम जिस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं हमारे पास है और विदाउट इंफॉर्मेशन हम सिर्फ क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो हमको लगता है वो बैलेंसफुल क्रिटिसिज्म नहीं होगा। जैसा कि आपने कहा कि हम जिस चीज़ को नहीं जानते, हमने चीज़ों को पढ़ा, ज़्यादा डीपर लेवल तक गए, उसके बाद हम उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किए। बिल्कुल। नाटक को आपने कहा कि जब हम स्टेज परफॉर्म करने लगे, जाना उसको करीब से, तब हमने उसको समझा कि हम जो अब तक कर रहे थे पास्ट में, अब वो हुँ, दैट वाज़ अ रॉन्ग। बिल्कुल, बिल्कुल यही सोचा मैंने, यही आया। जैसे बहुत सारे लोग किसी बड़ी बजट की फ़िल्म या छोटी बजट की फ़िल्म, किसी कलाकार पर, किसी नेता पर, किसी अभिनेता पर, किसी टीचर पर या किसी की भी आम लाइफ में ढल लेकर उसको क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं एक चाय की दुकान पर। हुँ, बहुत आम है, चूँकि बात प्रयागराज की हो और यहाँ पर जो गली मोहल्ले नुक्कड़ों पर जो चाय की दुकानें होती हैं, वहाँ पर लोग सुबह और शाम, जिनको चाय के अड्डे बोले जाते हैं, वहाँ चर्चाएँ होती हैं या कह लें क्रिटिसिज्म भी होता है। राजनीतिक चर्चाओं से तो बिल्कुल भी अछूता नहीं है प्रयागराज। हाँ, राजनीति का एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है प्रयागराज। और ऐसे गढ़ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको राजनीति का की बिल्कुल भी ना समझ होने के बावजूद भी वो बड़े-बड़े चीज़ों पर क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो ऐसे युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे कि कई बार आपने देखा होगा कि वायरल वीडियो निकलती है और लोग कहते हैं कि अमेरिका थर्रा गया हमसे, चाइना काँप रहा है, हमारी इकॉनमी बूस्ट कर रही है, हम ग्रो कर रहे हैं, हम विश्व गुरु बन रहे हैं। इस तरीके की बातें आती हैं और विदाउट नोइंग कैलकुलेशन, इवन जो व्यक्ति इकोनॉमिक्स का ई भी नहीं जानता, वो देश की अर्थव्यवस्था के बारे में अपनी राय रखता है या भारत की अर्थव्यवस्था को किसी भी तरीके से जाकर क्रिटिसाइज़ कर देता है। बस वो अपने विचार रखता है, उसको ये मत कहिए कि वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है। अंदर से आदमी इतना परेशान है कि वो अपनी बात को किसी से कहना चाहता है ना? अगर वो कहता है कि हम विश्वगुरु नहीं बन सकते क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा के हालात बहुत ख़राब हैं। इलाहाबाद के संदर्भ में मैं बात कहूँगा कि राजनीति में ये किसी समय में बहुत आगे था, लेकिन इस समय साहित्य, कला और संस्कृति में ये आगे है। ये उसकी राजधानी बन गया। कोई समय रहा होगा जब इलाहाबाद को हम राजनीति के आईने में देखते थे और पाते थे कि सबसे आगे है, यहाँ से हम आंदोलनों को तय करते हैं, यहाँ से राजनीति की दिशा को तय करते हैं। दूसरी बात मैं बड़ी विनम्रता से कहूँगा कि कोई आदमी ऐसा नहीं बचा है जिसे राजनीति परेशान न किया हो या राजनीति को उसने परेशान न किया हो। ये आम आदमी हमारा बहुत होशियार है। ये हमारी नस-नस से वाकिफ़ है और राजनीति की नस-नस से वाकिफ़ है। वो बोलता नहीं है, एक अलग बात है, या वो बोलता है तो बहुत कड़वा बोलता है। आलोचना बहुत ही शार्प आलोचना कर देगा आपकी। इसीलिए हमारे यहाँ लोकतंत्र अपनी बीमार हालत में भी आज तक खिंचता चला आ रहा है। हमारे यहाँ का लोकतंत्र सबसे गंदा लोकतंत्र है और वो लोकतंत्र है जिस लोकतंत्र को कोई समझता ही नहीं। लोकतंत्र के माने नहीं समझता। लोकतंत्र का माने यहाँ पर ये समझा जाता है कि हम जो चाहें वो करें और हमें कोई रोके ना। ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र का अपना अनुशासन है। तो उस अनुशासन में ही रह करके आप अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं, तब तो ठीक लगती है बात। लेकिन अगर आप अनुशासन को तोड़ करके और सबसे आगे निकलने की होड़ में काम करते हैं, तो फिर ये ना लोकतंत्र बचेगा और ना आपका व्यक्तिगत तंत्र बचेगा। जिस व्यक्ति तंत्र से आप अपने जीवन को चलाते हैं, समाज को चलाते हैं, वो भी नहीं बचेगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमारे चाय की अड्डों पर, चाय की दुकानों पर जो गपशप होती है, ये बहुत उपयोगी चीज़ है, हम आपको बता दें। इसको आप हल्के स्तर पर मत लीजिए। गपशप से बड़े-बड़े आंदोलन खड़े हो गए हैं। जब लोग आपस में बातचीत करते हैं चाय की दुकान पर, तो एक दूसरे के विचारों का पता चलता है कि कौन आदमी कहाँ सोच रहा है और इस समय हवा किस तरफ से किस तरफ जा रही है।
ये जानना आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है। चाय की दुकानें एक ऊर्जा का केंद्र है, वहाँ से हम अपनी दिशा तय करते हैं। इसलिए मुझसे कोई कहता है कि चाय की दुकान के चाय के अड्डों पर मैं खुद बैठता रहा हूँ। जी। मैं खुद बैठता रहा हूँ और हम रंगकर्मियों के लिए तो ये बहुत ही मामूली बात है। हम लोग चाय की दुकानें ढूँढते रहते हैं और तय करते रहते हैं कि हम फलाँ चाय की दुकान पर हम लोग सब मिलेंगे और मिलते हैं वहाँ बैठ कर के गपशप करते हैं। वहाँ से हमारे रंगमंच की दिशा तय होती है, हमारे काम करने की दिशा तय होती है। वहीं हम तय करते हैं कि हम कौन-सा नाटक करेंगे और उसमें किसको-किसको लेंगे। आप सोचिए कितने बड़े निर्णय वहाँ होते हैं, चाय की दुकान। चाय की दुकान पर। और चाय वाले का प्यार भी हमें मिलता रहता है। अब हम आपको ये बता दें कि दिल्ली के अंदर ऐसे ही एक चाय की बहुत बड़ी दुकान है, जहाँ पर ऐसा कौन-सा बड़ा कलाकार है जो वहाँ नहीं गया। वो सब की तस्वीरें अपने यहाँ लगाए हुए हैं, अपनी चाय की दुकान पर और नीचे लिखा हुआ है कि ये हैं हमारा बिना पेमेंट दिए चले गए। नसीर भाई की एक दुकान दिल्ली के अंदर है, नसीरुद्दीन शाह की फ़ोटो लगी है, उसके नीचे लिखा हुआ है कि इन्होंने हमारा पेमेंट नहीं किया है पूरा। बकाया है ना। हाँ, नसीर भाई को जब पता चला नसीरुद्दीन शाह को, तो वो गए। नसीरुद्दीन शाह उस समय एनएसडी में थे, तो चाय पीने जाया करते थे वहाँ। ये तब की बात बता रहा हूँ। जी, जी। नसीर भाई इधर जब गए तो वो दिल्ली में उस दुकान पे पहुँचे और पहुँच कर के उन्होंने कहा कि भई ये तस्वीर हटा दो, तुम्हारा जो पेमेंट है वो मुझसे ले लो। उन्होंने कहा कि आप कितना भी पैसा दीजिए, मैं ना तो ये तस्वीर हटाऊँगा और ना मैं यहाँ पर जो हूँ कोई परिवर्तन करूँगा। ये आप मेरी दुकान की शान है। मैं सबसे कहता हूँ कि आप यहाँ बैठा करते थे हमारे यहाँ। राज बब्बर वहाँ बैठते थे, ओम पुरी बैठते थे, दीप्ति नवल वहाँ बैठती रहीं। तो चाय की दुकान बहुत मशहूर अड्डे होते हैं भाई, हमें तो बहुत प्रिय होते हैं और मुझे लगता है कि मेरे व्यक्तित्व का काफ़ी हिस्सा वहीं पर बना है। वहीं पर डिस्कशन करके हमने एक बच्चों के लिए अखबार निकाला था। वहीं पे डिस्कशन करके हमने मीडिया में आने का सोचा, प्रिंट मीडिया में आने का सोचा। वहीं पर मुझे लोगों ने सलाह दिया कि आप ये काम करें, आप ये काम करो। तो मेरे लिए तो बहुत उपयोगी जगह रही वो। एक सर बात आती है कि ढाई अक्षर शब्द, जिसे हम ढाई अक्षर का माने शब्द, हाँ, सही मामले में कभी-कभी ये जो छोटे-छोटे शब्द है, कभी इंसान को बनाते हैं, वही इंसान को बिगाड़ते हैं। कई छाती पात कर लेते हैं उसी से और कई उसी को लेकर डूब जाते हैं। जी। और हम उसी एक और प्रश्न मेरा है कि जब हम बात साहित्य की करते हैं, तो साहित्य की दुनिया से ऐसे मतलब हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, लेकिन साहित्य में मैंने देखा है कि महिलाओं का दखल बहुत कम है। क्या ऐसा रीज़न है कि साहित्य से महिलाएँ काफ़ी दूर हैं रही? ऐसा कभी था, आज तो ये नहीं है स्थिति। आज तो महिलाएँ बराबर से पुरुष लेखकों के से कंधा मिला के खड़ी हुई हैं और उनके एक से एक बढ़कर उपन्यास आ रहे हैं, कहानियाँ आ रही हैं, काव्य संकलन आ रहे हैं, सब कुछ। और नई कला और साहित्य की जो दुनिया है, उसमें बढ़-चढ़ के उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो गई है। तो महिलाओं को हम पीछे करके नहीं देख सकते, ना सोच सकते हैं। साहित्य में उनकी आवाज़ बहुत बुलंद है और पुरुषों से बहुत आगे है। वो बहुत आगे चलकर सोच रही हैं। बहुत अच्छी बात है। स्त्री विमर्श जैसा आंदोलन चल रहा है। स्त्रियों पर सोचा जा रहा है और उनकी चीज़ों को पढ़ा जा रहा है। उनसे आग्रह किया जा रहा है कि आप विशेष रूप से इन विषयों पर लिखिए और बड़े-बड़े पुरस्कार उन्हें दिए जा रहे हैं। ये अब बात हम ये नहीं कह सकते कि स्त्रियों का महत्व कम हो रहा है। नहीं, नहीं, आधी दुनिया वहाँ मौजूद है। सर साहित्य के क्षेत्र में आप जानना चाहेंगे कि आपका जो सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा हो, वो कौन-सा था? साहित्य की दुनिया में मैंने जो बहुत गंभीरता से लिखा, जो कुछ हुआ, वो हुआ। उसमें सबसे महत्वपूर्ण तो मैं ये मानता हूँ कि मैंने जो कविताएँ लिखी हैं। मेरी कविताओं की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। पिछले 40-50 वर्षों की यात्रा को अगर मैं एक जगह पर देखूं तो वो 200 कविताएं भी नहीं हैं। कुल मिलाकर के एक काव्य संग्रह है मेरा
एक छोटा-सा और बीच में आया था और एक काव्य संग्रह में मुझे डॉक्टर हरवंश राय बच्चन ने अपने साथ शामिल किया था। तो इस तरीके से 3 जगहों पर मेरी करीब 150-200 कविताएँ शामिल हैं। और इस रूप में कोई मुझे याद करता है, कोई मुझसे बात करता है तो मुझे अच्छा लगता है, कवि के रूप में। और मैं उसका ही उल्लेख करता हूँ जब कभी कोई मुझसे कहता है कि कुछ सुनाइए, तो मेरा मन करता है कि इसे कुछ नहीं सुनाना है, कविताएँ सुनानी है। तो ये मेरे मन में ये बात आती है। और रह गई कहानियाँ भी लिखी, बस लेख भी लिखे, पॉडकास्ट भी बनाए मैंने, तैयार किए अपने लिए। करीब 3 साढ़े 300 कवियों की कविताओं का पाठ मैंने खुद किया है। यूट्यूब के ऊपर मेरा अपना चैनल है जामिल की कविताएँ, उसमें आप देखिए। मेरे पॉडकास्ट भी हैं और तमाम आपको मेरी कविताएँ मिलेंगी। इसके अलावा तमाम कवियों की जो मैंने कविताएँ का पाठ किया है वो कवि भी वहाँ मौजूद है। तो इस तरीके से 3 साढ़े 300 कवि वहाँ मौजूद हैं। आपकी सब दिल के सबसे करीब की वो जो कविता जिसको जो आप चाहे या ना चाहे तो भी मन में बार-बार आती है और बार-बार उसको आप पढ़ना चाहते हैं? एक कविता है जो मैंने आधी दुनिया को लेकर के लिखा था। औरतें जहाँ भी हैं। चंद लाइनें सर हम सुनना चाहेंगे। मैं वो कविता आपको सुनाता हूँ। इस कविता के संदर्भ में ये जो मैंने कविता लिखी है जो मुझे बहुत प्रिय है। आपको ये जान कर के अच्छा लगेगा कि इसे किताब में ये छपी भी नहीं थी, उसके पहले ही करीब 60 से 70 हज़ार लोगों ने इसको सुन लिया था। और महिलाओं ने तो विशेष रूप से इसे बहुत पसंद किया, क्योंकि इसमें उनकी ही ज़िंदगी की कहानी है, उनकी ही ज़िंदगी की बात है। लोगों ने उसको पसंद किया। मैं उसे पढ़कर आपको सुनाता हूँ। एक 2-3 मिनट लेगा ये। बिल्कुल, बिल्कुल सर, हम लोग जो है इसका शीर्षक है औरतें जहाँ भी हैं। दरवाजे खोलो और दूर तक देखो खुली हवा में। मर्दों की इस तानाशाह दुनिया में औरतें जहां भी हैं, जैसी भी हैं, पूरी शिद्दत के साथ मौजूद हैं। वो हमारे बीच अंधेरे में रोशनी की तरह। औरतें हंसती हैं, खिलखिलाती हैं, औरतें खुशियां बरसती हैं सब तरफ। छोटे छोटे उत्सव बन जाती हैं औरतें। औरतें रोती हैं शीर्षक शीर्षक कर जब कभी अज्ञात दारुण दुख में भीग जाती है धरती। औरतें हमारा सुख हैं, औरतें हमारा दुख हैं, हमारे सुख दुख की गहरी अनुभूति हैं ये औरतें। जड़ से फल तक, जड़ से फल तक, डाल से छाल तक, वृक्षों से परमार्थ में लगी हैं ये औरतें। युगों से कूटी पीसी छीली सुखाई और सहेजी जा रही हैं ये औरतें असाध्य रोगों के दवाओं की तरह। 100 खटरागों में खटती हुई रसोई घरों की हदों में औरतें गमगमाती हैं मीट मसालों की तरह। सिलबट्टों पर खुशी खुशी पुदीना प्याज की तरह पिस जाती हैं औरतें। चूल्हे पर रोटी होती हैं औरतें। ये क्या कम बड़ी बात है? लाखों करोड़ों के भूख प्यास हैं औरतें। पृथ्वी सी बिछी हैं औरतें, आकाश सी तनी हैं औरतें। जरूरी चिट्ठियों की तरह रोज पढ़ी जाती हैं औरतें। कार में पिरो कर टांग दी जाती हैं औरतें। वक्त जरूरत इस तरह बहुत काम आती हैं औरतें। शोर होता है जब औरतें चुपचाप सहती हैं सांप को। शोर होता है जब औरतें चुपचाप सहती हैं ताप को। औरतें चिल्लाती हैं जब कभी बहुत कुछ कहती हैं आपको। औरतों को समझने के लिए काना शाहूं, पहले दरवाजे खोलो और दूर तक देखो खुली हवा में। मर्दों की इस तानाशाह दुनिया में औरतें जहाँ भी हैं, जैसी भी हैं, पूरी शिद्दत के साथ मौजूद हैं। वो हमारे बीच अंधेरे में रोशनी की तरह। सर बहुत ही प्यारी और दिल को छू लेने वाली ये लाइनें हैं। और ये जो किताब है
औरतें जहाँ भी हैं, अज़ामिल जी की किताब है। क्या सर ये अमेज़न वगैरह पे उपलब्ध है किताब? नहीं भैया, ये हमारे पब्लिशर ने इसको छापी और छापने के बाद बेच-बाच करके वो छुट्टी पा गया। के बाद दूसरा एडिशन नहीं आया, अब आएगा। अमेज़न वगैरह कहीं पर भी नहीं है और ज़माने में अमेज़न था भी नहीं ठीक से। ये जो किताब है औरतें जहाँ भी हैं, कई बार ऐसी चीज़ें जिस पर धूल जम जाती है लोग कहते हैं, और सच मायने में यही चीज़ें हमें रास्ता दिखाती हैं। जैसे आईने पर जब तक हम धूल न छटे तो आईने की इम्पोर्टेंस नज़र नहीं आती, लगता है कि आईना हमारे किसी कार्य का नहीं है, किसी काम का नहीं है। तो उसी तरीके से किताब है औरतें जहाँ भी हैं, जो सच में जो एक लाइन इसमें आपा जमील जी ने आप में पढ़ी कि पुदीने की तरह पिस जाती हैं सहजता से औरतें, पुदीना प्याज की तरह। पुदीने प्याज की तरह सहजता से पिसी जाती हैं औरतें। तो सच में उनकी सहनशीलता को आपने इतने अच्छे तरीके से शब्दों के माध्यम से अपनी कविता में उनकी इस खूबी को लिखा कि सच में जब से ये जहाँ बना है, औरतें जहाँ भी हैं, लेकिन ये है कि औरतें जब से हैं इस धरती पर, तब से सही बताए तो उनसे ज़्यादा सहनशील कोई हो ही नहीं सकता। हुँ। उनसे ज़्यादा सहनशील, क्योंकि सोचिए हमारी तो लिमिटेशंस है। हमें तो ज़रा सा अगर कोई दो शब्द कह दे तो हम अपने आक्रोश को थाम नहीं पाते और पलटवार करते हैं। वहीं उलट औरतें न जाने कितनी वेदनाएं, पीड़ाएं, क्रिटिसिज्म, कितनी आलोचनाएं, कितना, जब हम मोलेस्टेशन की बात करते हैं तो औरतों की बात करते हैं, जब हम सेक्सुअली अब्यूज़ की बात करते हैं तो औरतों की बात करते हैं, जब हम रेप की बात करते हैं तो औरतों की बात करते हैं, जब हम ब्रूटल रेप एंड किलिंग की बात करते हैं तो औरतों की बात करते हैं। मतलब ब्रूटल जब शब्द आता है तो ये ब्रूटल शब्द औरतों से होता है, यानी कि कितनी ज़्यादा आज भी पीड़ाएं गई हैं औरतें। वो माँ भी हैं, वो बहन भी हैं, बहुत रूपों में जीती हैं वो। बहुत रूपों में जीती हैं, और सबसे ज़्यादा उन्हीं का क्रिटिसिज्म है जो सच में इस समाज को की दशा और दिशा तय करती है। लेकिन सच में वो आज भी अनदेखी है औरतें। बहुत प्यारी और बहुत अच्छी और बहुत उम्दा लाइनें हैं जो सच में हर व्यक्ति को हर एक व्यक्ति को इस कविता को मैं तो कहूँगा कि पढ़ना ही नहीं चाहिए, बल्कि इसे सीखना भी चाहिए कि कैसे एक औरत को आपने पूरी तरह से डिफाइन कर दिया कि क्या क्या चीज़ें औरतों के अंदर कितने गुण हैं। बहुत अच्छी पुस्तक है आपकी ये, जी। और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई। जी, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत इस धन्यवाद। तरह की लेखनी सिर्फ औरतों को नहीं, पूरे समाज को एक आइडिया दिखाती है कि औरत का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है किसी की लाइफ में, क्या है वो एग्जैक्टली। जब हम सब बात कर रहे थे वही आपकी, तो एक एक जो ये आज एज है इसके पीछे का एक एज होगा, वो जो आज हर युवा जी रहा है 16, 18, 20 और 25 साल, जो सबसे बड़ा डाइवर्जन का एज माना जाता है। या तो कहते हैं कि वहीं पर इंसान बनता है और वहीं पर बिगड़ता भी है। तो जो 18 से 25 या 18 से 30 तक का जो एज ग्रुप रहा है आपका, तो उस एज ग्रुप में आपने क्या क्या अचीवमेंट हासिल किए? क्या आपके अंदर भी वो डाइवर्जन आया, उठा पटक आपके अंदर भी चली जो हर युवाओं में होती है, या आपने उसको उस चीज़ों को संभाल लिया? मेरे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी बहुत जल्दी आ गई थी, तो परिवार को भी मुझे संभालना था।
लेकिन मैं युवा भी था, ये मैं भूलता नहीं था। एक अंदर हलचल तो मची ही रहती थी, और मैं क्या ना कर डालूं, बार बार ये अंदर से आवाज आती थी कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। तो एक युवा जो भी हरकतें करता है उस उम्र में, है ना, टाइम बर्बाद करने में, टाइम का यूटिलाइजेशन करने में, इस्तेमाल करने में समय को, वो सब मैंने किया। उद्दंडता भी बहुत की, खूब घूमा फिरा इधर उधर, समय को जम के बर्बाद किया, और समय को मैंने जम के उपयोग किया। मैंने प्रेम भी किया उस दौर में। मैं ये नहीं कहता कि मैंने प्रेम नहीं किया। उस युवा जो थी उसमें, उस स्थिति में वहाँ प्रेम भी हो जाता है, तो मैं ये नहीं कहूँगा, मुझे प्रेम भी हो गया था। और मेरा प्रेम सिर्फ प्रेम नहीं था, मैंने शादी भी की उससे। इसलिए प्रेम शब्द बुरा नहीं है, अगर आप प्रेम करते समय ईमानदार हैं तो मैं उन युवाओं में था जो प्रेम करते समय ईमानदार थे पूरे। मैं आपका संदेश उन प्रेमी जोनों को ये भी है कि प्रेम करो ईमानदारी से। ईमानदारी से करो। प्रेम करना बुरी बात नहीं है। युवा हो करके आप प्रेम नहीं करेंगे तो प्रेम करने के लिए 70 साल की उम्र का इंतज़ार करेंगे कि मैं 70-80 का हो जाऊँगा तब प्रेम करूँगा। नहीं, वो जो उम्र है उस उम्र में प्रेम कर डालो, 1-2 प्रेम कर ही डालो। अच्छा, एक दो प्रेम करना जरूरी है। हाँ, कर डालो, क्योंकि ये बहुत बड़ी ऊर्जा है, बहुत बड़ी ऊर्जा है ये। ये आपको ज़िंदगी को जीने की का सलीका सिखाती है। अब आज के समय में तो वो समय नहीं है जब राजा रजवाड़े अपने बच्चों को वेश्याओं के यहाँ कोठे पर भेजा करते थे कि जाओ वहाँ से सलीका सीख कर आओ। आज के समय में ये तो स्थिति है नहीं। आज के समय में तो आप स्त्रियों के संपर्क में आ जाते हैं, किसी लड़की के संपर्क में आए तो आपको उठने बैठने की तमीज़ आ जाती है। आपको मालूम होता है कि टी-शर्ट के कितने बटन बंद रखने हैं, कमीज़ कैसे पहननी है, पैंट कैसे पहनना है, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। एक स्त्री की उपस्थिति का ये मतलब होता है कि आप अनुशासित हो गए। अब आपको सलीके से रहना है। आप घर के बाहर जो कुछ करते हैं, घर के भीतर वो सब नहीं करते। जी बिल्कुल। तमीज़ से रहना पड़ता है। तो प्रेम इसलिए भी करना चाहिए कि आपको तमीज़ आ जाए, उठने बैठने की, बात करने की, कम से कम स्त्रियों से बात करने की तमीज़ आ जाए। स्त्रियाँ सब कुछ पसंद करती हैं, बदतमीज़ आदमी को पसंद नहीं करती। ये भूलना नहीं चाहिए। स्त्रियाँ अगर बदतमीज़ी पसंद करती हैं तो वो अपनी बदतमीज़ी पसंद करती हैं, बाकी किसी और की बदतमीज़ी को पसंद नहीं करती। अगर वो कर रही हैं तो वो सबसे अच्छी है। लेकिन उनकी बदतमीज़ी के पीछे एक जो विनम्रता है, जो प्यार है, जो आपके प्रति उनका समर्पण है, वो उनकी हर हरकत को जो है माफ़ कर देता है। पुरुषों की यही तो खूबी है कि पुरुष स्त्रियों के 1000 गुनाहों को माफ़ कर सकते हैं, करते हैं। हर रोज़ स्त्रियाँ माफ़ की जाती हैं। और स्त्रियों की ये खूबी है कि वो पुरुष का एक भी दोष, एक भी बुरी बात वो माफ़ नहीं करती। वो मन में बनाए रखी रहती है अपने पास, वो रहता है मन के भीतर, और वो सोचे रहती हैं कि अवसर आएगा तब मैं इनसे कहूँगी। बहुत सर गंभीर और बहुत वजनदार बात अभी आपके मुंह से निकली कि पुरुष जो है, लोगों को कहा जाता है कि औरत दया की प्रतिमूर्ति होती है और औरत जो है माफ़ कर देती है बहुत जल्द। लेकिन आज आपने थोड़ा सा अलग बताया कि पुरुष बहुत जल्दी माफ़ करता है औरतों को। तो क्या पुरुष सिर्फ औरतों को ही, अपनी औरतों को ही माफ़ करता है या फिर किसी को भी माफ़ कर देता है आसानी से? अपनी पत्नी को तो माफ़ करना उसकी मजबूरी भी होती है कि, है ना, लेकिन बाहर की औरतों के प्रति और ज़्यादा मजबूरी होती है। अब भाभी जी मुस्कुरा के देख रही हैं तो माफ़ करना ही पड़ेगा। आप बताइए,
आप अपने जीवन में ये अनुभव किया होगा आपने कि आप एक बार अपनी पत्नी से तो कहते हैं, डाँट देते हैं उसको, लेकिन बाहर की स्त्री को आपको डाँटने का भी अधिकार नहीं है। कैसे डाँटेंगे आप? इसलिए आप बाहर के लिए और भी विनम्र होते हैं और बाहर की स्त्रियों के सामने आपकी एक छवि बनी होती है। आप चाहते हैं कि ये छवि दिन पे दिन निखरती चली जाए। भाभी जिससे भी बात करें उससे कहें कि भई फलाँ आदमी बहुत अच्छा है। या कोई बिटिया है वो कहे कि अंकल जी बहुत अच्छे हैं। तो उसके प्रति बड़ी सॉफ्टनेस हाँ, रखते हैं, बहुत तो उदार रहते हैं। हाँ, आप 100 बार किसी भी स्त्री के सामने बदतमीज़ी करने से पहले सोचते हैं। जो आदमी स्त्री से बात नहीं कर सकता, जो आदमी बच्चों से बात नहीं कर सकता, उसका अभी आदमी होना बाकी है। वो अभी आदमी हुआ नहीं। जब हम बात करते हैं एक जीवन यात्रा, तो उसमें अर्धांगिनी यानी जो भी व्यक्ति शादीशुदा है, हर आदमी उसके रोल, उसके इम्पोर्टेंस, उसके कंट्रीब्यूशन को ज़रूर पूछता है। अगर पुरुष कहीं खड़ा है तो उसकी उपलब्धियों में उसकी धर्मपत्नी, उसकी अर्धांगिनी का रोल, उसकी ऊर्जा निश्चित तौर पर एक अच्छा रोल प्ले करती है। तो उसकी चीज़ों को जोड़ते हुए उसकी उपलब्धि में उसकी सहभागिता पूछता है। और मैं भी स्वयं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके इस पूरी जीवन यात्रा की जो छोटी बड़ी उपलब्धियां आपने गेन करी, उस उपलब्धि में आपके धर्मपत्नी अर्धांगिनी का क्या रोल रहा है? मेरी पत्नी जीवित नहीं है। अ, मैं ये कहूँगा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, उसमें मेरी पत्नी का बहुत बड़ा रोल है। जब मैंने उनसे शादी का वादा किया था, मैं तुमसे शादी करूँगा, तो उनके परिवार के लोग मेरे घर आए और उन्होंने कहा कि प्रस्ताव रखा कि मेरी बेटी है, उससे आप शादी करवा दीजिए इनकी। तो मेरे फादर इतने उदार थे कि उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा तुमने इस लड़की से क्या वादा किया था? हमने कहा पापा मैंने इनसे कहा था कि मैं शादी करूँगा। कहने लगे अब तुम्हारी शादी इसी से होगी, अब मैं तुम्हारी शादी किसी और से होने ही नहीं दूँगा। ये मेरे पिता की उदारता थी। उन्होंने कहा कि नहीं शादी इसी से होगी। मेरी शादी उसी लड़की से हुई। उसकी सबसे खूबसूरत बात ये थी मेरी पत्नी की कि वो हर परिस्थिति में जीना जानती थी। उन्हें मालूम था कि ज़िंदगी को कैसे जीना है। वो भी एक गरीब परिवार की थी। मेरी तरह उनका बस खाता-पीता परिवार था। हमारा जब विवाह हुआ तो आर्य समाज के रीति से हुआ। और आपको जान के अच्छा लगेगा कि इलाहाबाद का कौन-सा बड़ा साहित्यकार था जो हमारी शादी में नहीं आया था। सब लोग आए थे। बल्कि लोग कहने लगे कि ये आपका कोई साहित्यिक समारोह है क्या? इतने सब लोग आ गए, उसमें नागार्जुन थे, एलाचंद्र जोशी थे, अमरकांत जी थे। ये नागार्जुन जी सारे बड़े-बड़े साहित्यकार उसमें उपस्थित थे। शहर के तमाम रंगकर्मी थे, सब लोग थे। तो मैं बड़े गर्व से इस बात को कहता हूँ कि ये मेरी पत्नी की ही प्रेरणा थी, जो मैंने बहुत सादगी से अपनी शादी किया। और मैं उस समय सारे लोगों ने ये बात कहा कि हर एक को शादी ऐसे ही करनी चाहिए। ये कहा उन्होंने लोगों ने। सर ये बात, चूँकि आप उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहाँ पर आपने बहुत सारे इठा-पटक, बहुत सारे तूफ़ान, बहुत ज़्यादा गहराई जीवन की आपने देखी और जिया भी। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आने वाली जो जो पीढ़ियाँ जो तैयार हो रही हैं, जो कहने में कोई गुरेज़ नहीं है कि बहुत भटकाव है और बहुत ज़्यादा जल्दी चीज़ों को प्राप्त कर लेने की उनके अंदर ललक है। बहुत रैपिडली ग्रो करना चाहते हैं, बहुत तेज़ी के साथ अचीवमेंट गेन करना चाहते हैं। तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? आप ज़रा-सा मोटी-सी बात सोचिए
कि जिस समय में रहते हैं उस समय में जब हमको कुछ प्राप्त होने का की संभावना ही नहीं दिखती, तो हमें कोई चीज़ जैसे ही दिखेगी हम उसकी तरफ लपकना चाहेंगे, उसको पकड़ना चाहेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वो चीज़ हमारे सामने से हट जाए। ये युवा पीढ़ी के ऊपर एक आरोप है कि वो हर चीज़ को बहुत जल्दी हासिल करना चाहती है और वो उस यात्रा को पूरा नहीं करना चाहती। ये उसके ऊपर आरोप है कि वो ऐसा करना नहीं चाहती। लेकिन सच ये है कि अगर यात्रा पूरी करने का अवसर मिले तो हमारा हर युवा आराम से धीरे-धीरे वहाँ तक पहुँचना चाहेगा, मंज़िल तक पहुँचना चाहेगा। ऐसा आप महसूस कीजिए। बिल्कुल नहीं भटकाऊ है। ये गलत कहना है उसके ऊपर, गलत आरोप है कि युवा पीढ़ी भटक गई है। बिल्कुल नहीं भटकी। बिल्कुल नहीं भटकी है, वो बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। बल्कि हमें समझने की ज़रूरत है उसको कि वो हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि वो भटक गई है। हम आपको एक उदाहरण देते हैं। हमारे थिएटर के क्षेत्र में ये कहा जाता है कि ये आज थिएटर में आया है, कल ये डायरेक्टर बनना चाहता है और परसों ये फ़िल्मों में काम करना चाहता है। क्यों नहीं करेगा वो? वो कलाकार क्यों नहीं करेगा उसके अंदर? क्या उसके सपने नहीं हैं क्या? उसका घर नहीं है क्या? उसका पेट नहीं है क्या? वो कैसे ज़िंदा रहेगा? हमें इस दृष्टि से भी सोचना चाहिए। बिल्कुल, उसे जैसे ही कोई मंज़िल दिखाई पड़ेगी, वो उस मंज़िल की तरफ दौड़ेगा। अब वो ज़माना निकल गया जबकि धीरे-धीरे जाने पर कोई पारखी वहाँ बैठा होता था और वो चयन कर लेता था, आप आइए। आज पारखी कोई नहीं है। आज सब जगह वो डरता रहता है कि ऐसा ना हो कि कोई जैक लगा के उससे आगे आ जाए। आप बताइए, इस खतरे का मुकाबला हमने नहीं किया। इस खतरे का मुकाबला युवा पीढ़ी कर रही है। वो कर रही है, उसके सामने संभावनाएँ बहुत कम हो गई हैं। बिल्कुल जाएगा वो लड़का। हम तो कहते हैं कि ये मत कहो कि वो जो है क्यों एक्टर बनना चाहता है, क्यों डायरेक्टर बनना चाहता है। हम उसको जब चाय समोसे के ऊपर हम उससे ड्रामा कराना चाहते हैं, 2-2 महीने रिहर्सल कराना चाहते हैं, बताइए वो कैसे जिएगा? उसको भी जूते चाहिए, उसका भी इच्छा होती है कि वो कुछ अच्छे काम करे, उसे भी पैसा चाहिए। नए जो लेखक हैं, नए जो कवि हैं, नए साहित्यकार हैं, इनके लिए क्या मैसेज होगा? कैसे इस चीज़ को और ज़्यादा एक्सप्लोर करें? और चूँकि साहित्य को तो वैसे साहित्यकार बोला जाता है, कवि बोला जाता है, क्योंकि आजकल कवियों को तो मंच मिलने लगे हैं, उनके एक अर्निंग का भी सोर्स बन गया है। लेकिन साहित्यकारों को किस तरीके से मतलब क्या वो करें जिससे उनके अर्निंग का भी सोर्स हो और यहाँ पे भी करियर की लोग मतलब आपार संभावनाओं में साहित्य की यात्रा एक लंबी यात्रा है। आप 10, 15, 20 दिन में जो है साहित्यकार नहीं बन सकते। और ये भी नहीं है कि आज आपने 2 कविताएँ लिख ली तो कल महाकवि कहलाएँगे। ये भी नहीं है। आपको साहित्यकार होने के लिए एक लंबी यात्रा तय ही करनी है। तभी ये समाज आपको एक्सेप्ट करेगा कि हाँ, अब आप साहित्यकार हैं। हित तो दिखाई पड़े, आप जो कुछ कर रहे हैं उससे साहित्य में ऐसा हित, साहित्य के माध्यम से ऐसा हित तो दिखाई पड़े समाज का। समाज का हित दिखाई नहीं दे रहा है और साहित्यकार दिखाई दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है? समाज का हित भी तो दिखाई पड़े। आपने जो कविताएँ लिखी हैं वो समाज के कितने काम की हैं? आपके साहित्यिक चीज़ों में ऐसा कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता कि लोग उसकी तरफ आकर्षित हों, उसे पढ़ना चाहें। दूसरी एक बात और भी है, आज का जो आदमी है अपनी व्यस्तता में उन चीज़ों को पढ़ना चाहता है, उन चीज़ों के सरोकार में रहना चाहता है, जिससे जो उसके लिए उपयोगी है, जिससे उसे तत्काल लाभ होना है। तो नफ़ा-नुकसान भी देखा जा रहा है। आपको जिस चीज़ से तत्काल फ़ायदा है आप उस क्षेत्र में चले जाते हैं, वो किताब पढ़ डालते हैं। दूसरा, दुनिया में इतनी किताबें हो गई हैं कि सब किताबें सब लोग नहीं पढ़ सकते। सही बात। इतनी किताबें हैं।
सर बात किताबों में हो ही चली है तो मैं जानना चाहूँगा कि एक जैसे हर एक व्यक्ति कहता है ना कि जो जिस फील्ड का है, जो जिस सेगमेंट का है, वो चाहता है ऐसी कौन-सी 5 किताबें हम पढ़ लें। और कई यूट्यूबर, कई वीडियोज़ ऐसे भी करते हैं कि दिस 5 बुक्स कैन चेंज योर एंटायर लाइफ एंड दिस 5 बुक कैन मेक यू बिलियनियर। ये 5 किताबें आपको अमीर बना देगी, ये 5 किताबों से जग जीत सकते हो। तो क्या ऐसा संभव है कि सिर्फ 5 किताबें पढ़ लेने से किसी भी चीज़ की प्राप्ति हो सकती? नहीं, नहीं, ये एक विज्ञापन है। जो आप कह रहे हैं, ये विज्ञापन है माल को बेचने का, है ना? ये सच नहीं है इसके भीतर। किताब तो आपकी ज़िंदगी को एक किताब बदल सकती है। आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए एक किताब काफ़ी है और उस किताब से निकाली गई 10 पंक्तियाँ बहुत हैं। उसके लिए 10,000 किताबें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप पढ़ाकू हैं और आपको पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप अपनी कमीज़ बेच देंगे, अपना पैंट बेच देंगे, अपने जूते बेच देंगे, लेकिन उस किताब को खरीदेंगे। उस किताब को खरीद कर पढ़ेंगे आप। ये बात बिल्कुल सही है। ऐसी सब कौन-सी किताब जो आपके दिमाग पर बहुत गहरी छाप छोड़ती? ऐसी कोई एक 1-2 किताबें? 2 किताबें हैं जिससे जिससे मैंने सीखा, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए उन किताबों का क्योंकि उसका विज्ञापन होता है उससे, लेकिन फिर भी आपने ये सवाल पूछा है। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि मोटिवेट करने वाली किताबें मैं कभी नहीं पढ़ता, जैसे जिन किताबों के नाम आपने लिए, मैं ऐसी किताबें कभी नहीं पढ़ता। ये जो सूचना है अगर किसी के मेरे पास आएगी तो मेरी अपनी ज़िंदगी से निकल कर के आएगी। ये मेरी ज़िंदगी मुझे सिखाएगी कि मुझे कैसे जीना है, किताबें नहीं सिखाएँगी। तो जो लोग इस तरह की किताबें लिखते हैं, हाउ टू विन फ्रेंड्स, ये किताब मैंने पढ़ ली और आप मेरे घर आए और आपके साथ मेरा व्यवहार बहुत ख़राब है। तब मेरे हाउ टू विन फ्रेंड्स पढ़ने का क्या फ़ायदा हुआ? जी। किस्मत को कैसे बदल दें? 5 किताबें जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी ना, ये डिपेंड करता है कि आपने सीखा क्या उससे, कितना प्राप्त किया उससे, जी। है ना? तो 2 किताबों का ज़िक्र मैं करता हूँ। एक किताब है कौन ध्यान देता है, पन्नालाल पटेल, गुजराती के बहुत बड़े साहित्यकार, प्रेमचंद जी के टक्कर के साहित्यकार। उनकी किताब मैंने पढ़ी थी, कौन ध्यान देता हूँ, और जिस उम्र में मैंने पढ़ी थी उसको, वो मैं बीए में पढ़ रहा था। वो किताब ने मेरे दिमाग पर असर डाला था। और दूसरी किताब थी कलकत्ता के नज़दीक ही, कलकत्ता के नज़दीक ही, नज़दीक ही। हाँ, ये गजेंद्र कुमार मित्र की किताब थी। इस किताब को पढ़ते हुए मैं बहुत रोया, मेरे दिल को छू लिया इस किताब ने। जब ये किताब ख़त्म होने लगी तो मुझे लगा कि ये ख़त्म क्यों हो रही है, और बार बार मेरे दिमाग में ये सवाल उठ रहा था कि ये सारे पात्रों के साथ क्या हुआ उस किताब के, इसके साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ, और वो किताब ख़त्म हो जाती। मुझे लगता है कि ये तो किताब आधी है, ज़िंदगी के बारे में सब थोड़ा थोड़ा बता के ख़त्म हो गई। लेखक ने ये बताया क्यों नहीं कि उन सब के साथ क्या हुआ। वो किताब मेरे दिमाग पर बहुत असर डाला उसने, और उसने जो असर सबसे पहला डाला वो ये कि मैंने अपने घर में रहने की तमीज़ हासिल की। घर की दुनिया और बाहर की दुनिया में जो फ़र्क है मैंने उसे समझा, और मैंने घर में जीने के जो मूल्य हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उसका पालन किया। घर में मैं घर वालों की तरह रहा और बाहर मैं बाहर वालों की तरह रहा। तो उस किताब से मैंने बात को सीखा। जिज्ञासा असल क्या हर जानकारी को पूर्ण कर देता है? जिज्ञासा ही पूर्ण करता है। अगर आप जिज्ञासु नहीं हैं, और ऐसा होता ही नहीं कभी कि कोई व्यक्ति जिज्ञासु ना हो,
ये सब आप जो कुछ मुझसे पूछ रहे हैं, ये आपकी जिज्ञासा ही है। और आप इससे पॉडकास्ट के माध्यम से आप तमाम लोगों की जिज्ञासाओं को शांत करना चाहते हैं। आपके मस्तिष्क में ये बात चल रही है कि मैं वो कौन से सवाल पूछूं जो हमारे पॉडकास्ट सुनने वाले को भी अच्छा लगे और उसकी जिज्ञासाओं को भी हम शांत कर सकें। ये जिज्ञासा ही है जो मुझसे ये पॉडकास्ट आपसे पॉडकास्ट करा रही है।